एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 और ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर 4 दे रखा है, लेकिन अभी सिलेबस चेंज हुआ है 1-2 साल में, तो ये चैप्टर 3 है। ठीक है, न्यू के अकॉर्डिंग 3 है और ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, चैप्टर में अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बुक में चैप्टर 3 दे रखा है 3 से पढ़िए, जिसके बुक में चैप्टर 4 दे रखा है 4 से पढ़िए। ठीक है, चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि हमारे समाज में कौन कौन सी असमानताएं हैं। ठीक है, हमारे समाज में, हमारा जो समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, वो कितनी कितनी सारी विविधताओं को लिए हुए है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि ये जो सारी विविधता है, कौन कौन सी विविधता है। जाति से संबंधित विविधता है, धर्म से संबंधित विविधता है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे धर्म है, 7-8 धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सारे के सारे यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, जातियां हैं, मेनली हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में भी है जातियां। ठीक है, तो जातियों में किस तरह से बटे हुआ है समाज। फिर हम देखेंगे लैंगिक मसले क्या है। लैंगिक मसले का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या अलग अलग नियम है, किस तरह से वो दोनों अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। और फिर हम ये जानेंगे कि इन विविधताओं से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देश की शासन सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है इन सभी मसलों से। ठीक है, यानी कि ये जो विविधता है, जो जातियों में बटे हुए हैं, जो धर्मों में बटे हुए हैं हम लोग, ठीक है, और जो हम लोग लिंग के आधार पर बटे हुए हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, उन सभी मसलों से हमारे देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर से पहले मैंने इस बुक के 2 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए हैं। आपको 10th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की कोई भी बुक देखनी है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कोई भी है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, एक थ्योरी की, एक एमसीक्यू की दे रखी है। आपको 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का किसी भी बुक का थ्योरी या एमसीक्यू करना है तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। अभी तक आपने ये सारी बुक भी नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर जाना, और जब चैनल पूरा खुल जाएगा मेरा तो वहां पर आपको दिखेगा होम, वीडियो, शॉर्ट वीडियो और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम, जैसे हर चैप्टर में हम ये जानते हैं कि चैप्टर का परिचय क्या है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर का परिचय क्या है। सामाजिक विविधताएं लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। ठीक है, सामाजिक विविधताओं का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि हमारा जो समाज है वो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में और लिंग के आधार पर बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग चीजें हैं ये क्या हो गया, ये होगी सामाजिक विविधता। ठीक है, सामाजिक विविधता का आप मतलब समझ गए कि समाज में, भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो भारतीय हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं। किस तरह से बटे हुए हैं, कुछ लोग अपने आप को लिंग के आधार पर देखते हैं कि हम स्त्री हैं, ये पुरुष हैं। कुछ लोग अपने आप को किस आधार पर देख रहे हैं, कुछ लोग जातियों के आधार पर देख रहे हैं कि हम अगली जाति के हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं। कुछ लोग धर्म के आधार पर देख रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो यहूदी है, अन्य अन्य धर्म जो भी हमारे देश में है, उन सब के आधार पर कुछ लोग अपने आप को इस तरह से दूसरे लोगों से अलग समझते हैं। तो सामाजिक विविधता का आप मतलब समझे कि हम जो अलग अलग चीजों में बटे हुए हैं वो क्या है, वो हमारी सामाजिक विविधता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल चीज है और ये असंभव है कि सारे लोग इतने सारे भिन्न भिन्न हैं फिर भी वो एक साथ रह सके, असंभव नहीं है। ये सारी चीजें लोकतंत्र में पूरी तरह से संभव है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, इसलिए सब लोग आराम से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, संविधान में इस तरह के अनुच्छेद, ये सारी चीजें दी गई हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकारी होती है। ये जितनी भी चीजें कई बार लाभकारी होती हैं। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें इन जाति, धर्म और इन विविधताओं की वजह से, लिंग, ठीक है, इन विविधताओं की वजह से क्या सारी प्रॉब्लम आ रही है या कौन सी चीजें अच्छी हैं विविधताओं की वजह से। ठीक है, लिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष। ठीक है, अलग अलग बात। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ठीक है, हम 3 असामाजिक हम क्या करेंगे, जो समाज हमारा विभाजित है अलग अलग जातियों में, धर्मों में, इन सारी चीजों में,
तो हम 3 चीजों पर डिस्कस करेंगे जो हमारी सामाजिक असमानता है। 3 कौन कौन सी हैं? एक तो है लिंग, ठीक है, दूसरा है धर्म और तीसरा है जाति, ठीक है, क्योंकि हम इन 3 आधारों पर ही हम विषमताओं का विश्लेषण करेंगे और आधारित सामाजिक विषमताओं का हम इस चैप्टर में विश्लेषण करेंगे। ये असमानता कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, यानी कि राजनीति में इन सारी चीजों से कौन कौन से अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं और कौन कौन से बेकार इफेक्ट पड़ते हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकारी या नुकसानदेह है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट निकालते हैं, लैंगिक मसले और राजनीति, ठीक है, यानी कि लैंगिक जो मसले होते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष में जो हमारा समाज का विभाजन है, ठीक है, उसकी वजह से राजनीति पर किस तरह के और कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानताओं से करते हैं, ठीक है। जो लैंगिक असमानता है उससे करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानताओं को स्वाभाविक या कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, यानी कि जो लैंगिक असमानता है उनको हम क्या मानते हैं, उनको हम प्राकृतिक मान लेते हैं कि भाई भगवान ने लड़कियों को ऐसा ही बनाया है। कैसा बनाया है कि घर का कामकाज करना है, बच्चे संभालने हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। लड़कों को ऐसा ही बनाया है कि लड़कों को कार चलानी है, ठीक है, लड़कों को स्कूटर घुमाने हैं, स्कूटर तो अब बंदी हो गए, बाइक घुमानी है ना, और लड़कों को बाहर झुंड बनाकर बात करने का अधिकार है, लड़कों को बाहर जॉब करने का अधिकार है। ये सारी अधिकार लड़कों को दे दिए हैं हमने खुद ही, और ये हमने मान लिया है कि ये जो लैंगिक असमानता है इसका स्वभाव ही ऐसा है और ये प्राकृतिक चीज है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। ये सारी चीजें हमने मान ली है, लेकिन लैंगिक असमानताओं का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट से नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक नहीं है कि लड़की ऐसी ही होती है, वो घर का ही काम करेगी, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसे जॉब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पैसे वैसे का उसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना। लड़के ऐसे होते हैं कि वो बाहर ही काम करेंगे, घर में काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने जो मान ली है कि ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है। तो ये हमने क्यों मान ली है? क्यों इसलिए मान ली है कि रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाओं की वजह से, क्योंकि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, ठीक है, वो हमें ऐसे ही बताता है कि आप स्त्री हैं तो आपको ऐसे ऐसे रहना है, आप पुरुष है तो आपको ऐसे ऐसे रहना है, स्त्री हैं तो आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये अधिकार केवल पुरुषों के हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में कौन भर रहा है? ये सारी चीजें दिमाग में भर रहा है समाज। और समाज में कौन? समाज में जो रूढ़ियां हैं वो। रूढ़ियों का मतलब होता है पुरानी परंपराएं जो चली आ रही हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां अपने घर में देखती हैं कि घर का कामकाज पहले उनकी दादी करती थी, ठीक है, दादी ने ऐसे ही पाला है अपने बच्चों को, फिर माँ भी उनको ऐसे ही पाल रही है ना। फिर वो देखती हैं कि उनकी बुआ भी घर का काम करती है, उनकी मौसी भी घर का काम करती है, तो एक मेंटली रूप से वो तैयार हो जाती हैं कि मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी ऐसे ही करना है जब मेरी शादी होगी उसके बाद, ठीक है। मुझे भी बाहर का काम के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपने बच्चों के बारे में सोचना है, 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता, बस इसमें ही उलझ के रहना है। तो ये जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, रूढ़ियां यानी कि पुरानी प्रथाएं, ठीक है, पुरानी सोच जो चली आ रही है, उसकी वजह से हमारा जो माइंड है, ठीक है, वो पूरी तरह से सेट हो जाता है कि हमें ऐसे ऐसे ही करना है क्योंकि यही तो चला आ रहा है। हम उसको बदलने की, चेंज करने की, सोचने समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो एक कॉलम में दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिए। श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का यह तरीका, इसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानी से कराती हैं। यानी कि घर का जिम्मा किसका है? महिलाओं का। बाहर कमा के लाने का जिम्मा किसका है? पुरुषों का, ठीक है। तो ये किस तरह का विभाजन है? ये एक तरह का लैंगिक विभाजन है, ठीक है। इसमें ही हम आगे देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, इसमें हम आगे देख रहे हैं निजी और सार्वजनिक विभाजन। कि ये जो लैंगिक विभाजन है ये निजी तौर पर कैसा है? निजी यानी कि आपके घर के माहौल के अकॉर्डिंग, और सार्वजनिक यानी कि बाहर समाज इस लैंगिक विभाजन को कैसे दिखता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। लड़के और लड़कियों के पालन के क्रम में यह मान्यता उनके मन में उनमें बैठा दी जाती है कि
औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी यानी घर का कामकाज चलाना और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। ठीक है, और औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर पैसे कमाना, ड्यूटी करना, ये सब मर्द करते हैं, मर्द यानी आदमी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम ना करें, सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल यह सोचते हैं कि मतलब मर्दों को ऐसा लगता है कि ये काम काज हमारे नहीं है। ठीक है, ये तो महिलाओं के, घर का काम कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो ये सारे काम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। अब देखो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। दरअसल वह सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मा है। ठीक है, यानी कि ये औरतों का काम है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर उन्हें सारे कामों के लिए बाहर पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम को बाहर करते हैं। जैसे हाउस हेल्प जो होती हैं, जो घर में काम करने के लिए आती हैं, वो औरतें होती हैं। ठीक है, आजकल आदमी भी होते हैं, पहले भी होते थे। ठीक है, तो घर पे वो रोटी सब्जी नहीं बना सकते, अपने वाइफ की हेल्प नहीं कर सकते, बर्तन नहीं धो सकते, कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन जब उनको बाहर इसी काम के पैसे मिलते हैं तो वो कर लेते हैं। क्यों? जब ये काम लड़कियों के ही हैं तो फिर तुम बाहर क्यों कर रहे हो जब इस काम के बदले पैसे मिल रहे हैं। जैसे घर में कपड़े सिलना, महिलाएं अपने कपड़े ज्यादातर खुद सिल लेती हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली की होती हैं। ठीक है, जिनके घर में पैसे की थोड़ी दिक्कत होती है, तो सूट सलवार सिल लिए, अपने ब्लाउज सिल लिया, पेटीकोट सिल लिया। ठीक है, बच्चियों के फ्रॉक व्रॉक सिल लिए, तो ये सारी चीजें घर में सिल जाती हैं। पुरुष नहीं सिलते हैं घर में जब महिलाओं के कपड़े सिलने की बारी आती है, लेकिन जो दर्जी होते हैं वो मेनली पुरुष ही होते हैं, और वहां पर वो सभी महिलाओं के कपड़े सिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष महिलाओं का काम नहीं कर सकते हैं, जबकि उन्होंने ये धारणा बना रखी है कि घर में काम ये ही करेगी, महिला ही करेगी। ठीक है, आगे और सारे उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं। यही काम घर के बाहर करते हैं अधिकांश दर्जी या होटलों के रसोइये पुरुष ही होते हैं। देखो, घर में खाना नहीं बनाते हैं पुरुष, उनको लगता है कि ये महिलाओं का काम है। लेकिन किसी भी आप होटल में जाएंगे, ठीक है, किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ जो कुक है, जो खाना बनाने वाला है, वो मेल ही होता है, अधिकतर मेल ही होता है। ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ आप, जो शेफ हैं वो आदमी ही है। या आपके घर में जब शादी होती है, कोई फंक्शन होती है, तो आप हलवाई बुलाते हो, तो ज्यादातर आदमी ही होते हैं जो घर में खाना बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा लोग आते हैं आपके घर में किसी भी फंक्शन में, तो फिर आप बाहर से ही उनको हायर करते हो ना, बाहर से ही हलवाई बुलाते हो, उनसे खाना बनवाते हो। तो जब वो इतने सारे लोगों का काम करते हैं बाहर, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। घर पे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं का काम है वो पुरुष नहीं कर सकते, या जो पुरुषों का काम है वो महिला नहीं कर सकती, जबकि समाज ने ऐसी धारणा फिक्स कर रखी है कि ये काम महिलाओं का है, महिलाएं करेंगी, ये काम पुरुषों का है, पुरुष करेंगे। ठीक है, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर काम नहीं करती हों, ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्री अपने और जल वन जुटाने के जल जलावन जुटाने से लेकर खेतों के काटने छाटने और का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है, और मध्य वर्गीय स्त्रियां काम के लिए दफ्तर जाती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिला अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को कोई ज्यादा मूल्य नहीं देता है, माना जाता है, और उन्हें दिन का काम करने के लिए उसका श्रेय भी नहीं मिलता है। यानी कि महिलाओं को ऐसा समाज ने बना दिया है कि तुम्हारा काम घर का ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष का काम नहीं कर सकते हैं, पुरुष स्त्री का काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी उदाहरण मैंने पढ़े यहाँ पर। ठीक है, तो जो गरीब महिला है वो घर घर इधर उधर काम करती हैं, छोटे मोटे काम करती हैं, मालाएं बनाना, घर में कपड़े सिलना, ठीक है, जवा तोड़ना, कुछ भी करना। ठीक है, कोई भी ऐसा काम करना जिससे पैसे आ रहे हैं। और मध्य वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली की महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? दफ्तर में काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष का काम नहीं कर सकते, पुरुष स्त्री का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन समाज ने इस तरह की धारणा बना रखी है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरतें तो घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गईं, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतें, देखो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कुछ चित्रों के द्वारा, अभी हम देखेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। ठीक है, यानी कि
सार्वजनिक कुछ कामों में तो महिलाएं होती हैं, लेकिन अगर हम राजनीति में देखें तो राजनीति में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, बहुत कम। आप संसद में देखेंगे 2-3 महिलाएं, विधानसभा में देखेंगे, राज्य की जो विधानसभाएं होती है उनमें 1-2 महिलाएं। जब महिलाएं हमारे देश में 49% है, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 49% महिलाएं, 51% पुरुष है। ठीक है, तो जब इतनी सारी महिलाएं हैं तो जब चुनाव आते हैं तो कितनी कितनी रह जाती है? 1-2। ठीक है, यानी कि इनकी जो कंडीशन है वो नगण्य है ना। अब धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अब ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, जो प्रधानी का चुनाव होता है, वहां पर महिलाएं कितने परसेंट रहेंगी? 33%। ठीक है, और जो आगे संसद वगैरह के जो चुनाव होंगे, आगे जो होंगे, ठीक है, 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें भी आपको संसद में महिलाएं देखने को मिलेंगी। कितने परसेंट? 33%। ठीक है, ये अभी कुछ जल्दी में ही ये संशोधन हुआ है ना। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। यह बात अधिकतर समाज पर लागू होती है, सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामले में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। लैंगिक मुद्दे उभरे का मतलब है कि महिलाओं ने भी ये सोचा कि भाई हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि हम भी इस देश का सदस्य हैं, हम भी इस देश के हैं। और पुरुषों ने भी एक जानने की कोशिश करी, ठीक है, ये समझने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ये गलत हो रहा है, तो महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ आरक्षण दिया है। ये गांव में तो पहले से ही था आरक्षण, अब ग्राम पंचायतों में तो पहले ही था, अब संसद में विधानसभाओं में भी उनको आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। देखो, ये जो आंदोलन हुए हैं ये सारे के सारे यूरोप में हुए। भारत की किसी भी महिला ने कोई आंदोलन नहीं किया है अपने लिए। ठीक है, इस चीज में मैं कहूंगी कि भारत की जो महिलाएं हैं वो बहुत आलसी हैं, वो पूरी की पूरी तरह से निर्भर है पुरुषों पर। पुरुष खुद अपनी मर्जी से बना देते हैं नियम तो ठीक है, जैसे पुरुषों ने उनको पढ़ने का अधिकार दिया। पहले यूरोप में उन्होंने संघर्ष किया है कि हमें पढ़ने का अधिकार मिले, हमारी बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिले। ठीक है, बाद में उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन करे कि हमें वोट डालने का अधिकार मिले, लेकिन आजादी मिली तो हमें ऑटोमेटिक वोट डालने का अधिकार मिल गया। ठीक है, आगे भी जो आरक्षण वगैरह है वो संसद के नेता यानी कि पुरुष ही अपनी मर्जी से महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दे दिया। ठीक है, कि सरकारी नौकरी में इतना इतना आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, आगे जो चुनाव वगैरह के लिए जो भी आरक्षण की बात है, कहीं भी कोई भी आंदोलन महिलाओं ने नहीं किया है हमारे देश में। हमारा एक इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाएं अपने लिए नहीं बोलती हैं। ठीक है, पुरुष ही उनको पहले से पहले ही सारी चीज दे देते हैं कि लो भाई तुम आरक्षण लो, तुम ये लो, तुम वो लो, लेकिन महिला अपने लिए आवाज नहीं उठाती है यहाँ पर। ठीक है, ये महिलाओं की एक गलती है हमारे देश में। तो पुरुषों ने खुद ही सोचा और उनको खुद ही 33% आरक्षण दे दिया कि ठीक है भाई तुम संसद में तुम भी आओ। क्योंकि देखो, कोई भी देश चलाने के लिए हर समुदाय के लोग आने चाहिए। जब संसद में सारे आएंगे, हर धर्म से आएंगे, हर समुदाय से आएंगे, हर जाति से आएंगे, स्त्री पुरुष आएंगे, तो जो भी नियम बनाए जाएंगे, जिन पे बहस होगी, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई नियम बनाया जा रहा है, संसद में कोई महिला है ही नहीं, तो कोई कैसे अपना पक्ष रखेगा कि भाई महिलाओं के साथ ये गलत हो रहा है? उसी तरह से किसी जाति या समुदाय के खिलाफ के अहित में कोई नियम बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, अब उस जाति या समुदाय का कोई व्यक्ति संसद में नहीं है, तो वो कैसे इसका विरोध कर पाएगा? कैसे वो पूरी भारत को बता पाएगा भाई हम इससे खिलाफ है, हम इसके साथ नहीं है इस नियम के? तो ये ऐसा कब संभव है? जब सारे लोग साथ निकल आए, इसलिए ऐसा पहल की गई है। ठीक है, बल्कि यूरोप के कई देशों में, जैसे नॉर्वे है और भी कई सारे देश हैं, उनमें क्या है, उनमें महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं, यानी कि 70-80% संसद में महिलाएं बैठी हैं, पुरुष दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा चेंज आ गया, और इसलिए नहीं आ गया कि वो लोग अपनी महिलाओं को आगे निकाल रहे हैं, नहीं, वहां की महिलाएं यहाँ की महिलाओं से 100 साल आगे हैं। ठीक है, जो चीज आज भी भारत की महिलाएं अपने लिए नहीं मांग रही हैं, वो सारी चीजें वहां की महिलाओं ने, यूरोप की महिलाओं ने, इंग्लैंड की, अमेरिका की, फ्रांस की, उन सारी महिलाओं ने आज से 100 साल पहले से ही मांगना शुरू कर दिया था। ठीक है, 90 जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी वो तब से ही मांग रही हैं। ठीक है, 19+ से ही वो मांगना उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हमारे अधिकार कहाँ है। लेकिन भारत की महिलाएं कुछ नहीं मांग रही हैं, उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोटों का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं ने राजनीति और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, और देखो ये सारे चित्र दे रखे हैं टीवी सीरियल के निर्माता, आदर्श दर्शक,
के रूप में दे रखा है कि महिलाएं क्या करेंगे, टीवी देख रही हैं बैठकर, ठीक है। फैशन उद्योग के लिए महिलाओं को सुंदर दिखाया गया है ना। समाज के लिए आदर्श गृहिणी, ठीक है, इस तरह से घर का कामकाज करने वाली होनी चाहिए। अगर फैशन के लिए महिला कोई भी है जो मॉडल है या कुछ भी है, तो उसकी फिगर इस तरह की होनी चाहिए। भाभी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन कैसी होनी चाहिए, जो पैसा लाए, जो दहेज लाए, ठीक है। और नियुक्ति और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी कैसे होने चाहिए, इस तरह से उन्होंने दिखाया है यहाँ पर। चुनिए इसमें से आप कौन है, ठीक है। तो चुनिए आप इनमें से कौन है। अब देखिए इनमें कोई भी एक आदर्श महिला वैसी नहीं दिखाई गई है जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। कोई इंस्पेक्टर नहीं दिखाई गई है, कोई ऑफिसर नहीं दिखाई गई है, कोई डॉक्टर नहीं दिखाई गई है। इस तरह की मतलब एनसीईआरटी ये बताने की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को इस तरह से समाज ने ढाल दिया है कि जो टीवी देख रहे हैं वो मोटी मोटी महिलाएं दिखा रखी हैं, थोड़ी फैट है इनका, कि भाई घर की जो महिलाएं घर का काम करती हैं ऐसी होती हैं, ठीक है। फैशन में ऐसी होनी चाहिए और घरेलू महिलाएं ऐसी होनी चाहिए उनको सारा काम आता हो। ससुराल वाले देखते हैं कि भाई लड़के की शादी होगी तो दहेज लेके आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। तो देखो इस सब से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसमें इस तरह की तस्वीर हमारे भारत की नहीं होनी चाहिए। आपकी बहन है, बेटी है, कोई भी है, या आप खुद लड़की हैं, तो आप उनको आगे बढ़ाओ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, रील बनाने के क्षेत्र में नहीं, फैशन के क्षेत्र में नहीं, ठीक है। ये एक सही चीज नहीं है, ये एक गलत चीज है, ठीक है। आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह समाज यूज कर रहा है, तो ये गलती आपकी है। इसमें समाज की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट ही क्यों कर रहे हो। आप इंस्पेक्टर के रूप में प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे, आप अपने आप को डॉक्टर के रूप में, टीचर के रूप में प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे। तो आई होप कि 10-15 साल बाद ये एनसीईआरटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। 10-15 साल बाद एनसीईआरटी में चेंजेस आएंगे। और क्या चेंजेस आएंगे कि इस तरह की फोटोज नहीं होंगी, महिलाओं की जो फोटो होंगी वो थोड़ी अलग होंगी, जो मैंने बताया आपको, एक शिक्षिका के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में। नेक्स्ट है उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई, कहाँ, यूरोप में, ठीक है। मूलगामी बदलावों की मांग करने के लिए महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। यानी कि जो आंदोलन चल रहे थे या चलते हैं, महिलाएं अपने लिए आंदोलन कर रही हैं, ठीक है, कि हमें वोट डालने का अधिकार चाहिए, है ना। पाकिस्तान में भी इस तरह के कुछ कुछ आंदोलन होते हैं कि भाई हमें चाहिए। ईरान में एक आंदोलन हुआ कि हमें बुर्का नहीं पहनना है, हमें भी वो सारी फैसिलिटी, वो सारी आज़ादी चाहिए जो मर्दों को है, ठीक है, कि पढ़ सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें चाहिए, हमें बुर्का नहीं चाहिए, है ना। और अन्य अन्य देशों में ये होता है, आज भी हो रहा है और पहले से भी होता चला आया है। तो अपने लिए आवाज उठाना, अपने अधिकारों को मांगना आंदोलनों के द्वारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नारीवाद, ठीक है। नारीवाद यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेमिनिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम इसको, फेमिनिज्म, हिंदी में बोलते हैं नारीवाद। नारी, नारी का मतलब होता है महिला, ठीक है। नारी, नारी का क्या मतलब होता है, महिला। नारीवाद यानी कि महिला जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन कर रही हैं, उसको बोलेंगे हम नारीवाद। नारीवाद आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है नारीवाद आंदोलन, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको अगर नहीं समझ में आया है तो। मूलगामी बदलावों की मांग करने के लिए, यानी कि अपने अधिकारों के लिए, कि हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमें ये जॉब करने का अधिकार चाहिए, ये सब महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और व्यापार पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। अब ये जो आंदोलन है ये सार्वजनिक नहीं रहे हैं, ये निजी भी होने लगे हैं, यानी कि ये घर तक भी आ गए हैं। अब महिलाएं अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि आप भी थोड़ी थोड़ी हमारी हेल्प करो, हम भी आपकी हेल्प करेंगे बाहर काम करने में, ठीक है। हम भी कुछ पैसे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे पैसे आए, घर में 4 पैसे आए, आप भी घर चलाओ, हम भी घर में खर्चा करेंगे, देंगे आपको, ठीक है। कमा के थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करेंगे, आप भी करना, और आप हमारी घर में हेल्प करो, ठीक है। जैसे बच्चों को तैयार कर देना, बच्चों को संभाल देना, किसी ने सब्जी काट दी, किसी ने सब्जी छौंक दी, ठीक है, किसी ने खाना बना लिया, किसी ने बर्तन साफ कर दिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, काम करेंगे मिल मिल के दोनों, ठीक है। कौन कौन मिल मिल के काम करेंगे, स्त्री पुरुष। तो महिलाएं इस तरह के आंदोलन कर रही हैं, और जो इस तरह के आंदोलन होते हैं उनको हम नारीवाद बोलते हैं, ठीक है, नारीवादी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी, गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में की मदद करी है। अब देखो राजनीति पर किस तरह के इफेक्ट पड़ रहे हैं इस लैंगिक विभाजन की वजह से, ठीक है, इस लैंगिक असमानता की वजह से। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन
में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। ठीक है, अब राजनीति कैसे मदद कर रही है, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि नारीवाद की वजह से क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, और राजनीति में इन सारे मुद्दों को लेके आया जा रहा है कि भाई औरतों के साथ ये गलत हो रहा है, फिर इनके ऊपर कानून बन रहे हैं। तो राजनीतिक बदलाव हो रहा है ना, कि महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं कि तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें जॉब करने का अधिकार है। ठीक है, आपको आसानी से जॉब नहीं मिल रही तो आपको 33% हमने आरक्षण दे दिया है, तो आप आरक्षण के जरिए जॉब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, ठीक है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यालयी शिक्षाएं जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। जब पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था, ठीक है, पहले नहीं माना जाता था, अब माना जाता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है राजनीति। ठीक है, क्योंकि राजनीति इन सारी चीजों को समझ रही है कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें महिलाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो महिलाएं साथ कब आएंगी, जब हम महिलाओं को हर डिपार्टमेंट में जगह देंगे। ठीक है, तो अब बहुत लंबे समय से वो पिछड़ी रही हैं, अब शहर जाना तो मुश्किल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रलोभन देंगे। तो क्या है, आरक्षण, कि भाई इतने परसेंट तो आरक्षण मिल ही रहा है ना, तो फिर फॉर्म भरो और क्या पता जॉब लग जाए। ठीक है, तो महिलाएं आ रही हैं। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। ठीक है, यहाँ से काफी ऊंचा है, क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ कि लगभग 100 साल आगे हैं वहाँ की महिलाएं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं खुद अपने दम पर चीजें करना स्टार्ट कर दिया था। कब, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद नारीवाद बहुत व्यापक मात्रा में बढ़ने लगा था यूरोप में। ठीक है, नारीवाद का मतलब है कि अपने अधिकारों के लिए वो महिलाएं बोलने लगी थी। मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया था कि वहां पर जब महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे समाज था जैसे भारत में है ना। लेकिन जब बहुत सारे लोग युद्ध में चले गए, घर में कोई काम करने के लिए नहीं है, कोई कमाने के लिए नहीं है, कोई बाहर का काम करने के लिए नहीं है, तो महिलाएं खुद बच्चों को भी रखने लगी, बाहर का भी काम करने लगी। जब वो बाहर का काम करने लगी, फैक्ट्रियों में जाने लगी, दफ्तरों में जाने लगी, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हमें पढ़ने का भी अधिकार चाहिए, हमें वोट डालने का भी अधिकार चाहिए, हमें सारी चीजों में अधिकार चाहिए, क्योंकि काम तो हम लड़कों के बराबर कर ही रहे हैं, तो फिर अधिकार हमको क्यों नहीं मिलने चाहिए। तो फिर ऐसे ऐसे करके आंदोलन बढ़ते रहे और महिलाओं को थोड़े थोड़े अधिकार मिलते रहे। ठीक है, आज वहाँ वो सारे अधिकार महिलाओं के पास है जो वहां पुरुषों के पास है। ठीक है, और वो उन्होंने मेहनत करी है। देखो नारीवाद क्या होता है, औरतों और मर्दों के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। ठीक है, नारीवाद क्या होता है कि जब पुरुष या महिलाएं इस बात को उठाएं कि नारियों को भी, यानी कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार होना चाहिए सारी चीजों में। ठीक है, देखो इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि देश में 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। यानी कि मैं बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, उसमें उन्होंने देखा है कि महिलाएं घर का काम जो करती हैं उसमें कितने घंटे काम कर रही हैं, पुरुष जो बाहर का काम करते हैं वो कितने घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनालाइज जो इन्होंने किया है वो दे रखा है कि जो पुरुष हैं वो लगभग 6 घंटे बाहर काम कर रहे हैं औसत। ठीक है, महिलाएं औसत घर में इतना काम कर रही हैं। ठीक है, इन इन चीजों में पुरुष इतना इतना घंटे दे रहे हैं और इन इन चीजों में महिलाएं इतने इतने घंटे दे रही हैं। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो काम होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती है। ठीक है, जैसे महिलाएं भी पूरे दिन काम करती हैं। मैंने अपनी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी घर का ही काम काज संभालती थी, हमको पढ़ाने लिखाने का काम करती थी। मम्मी का दिन सुबह के 6 बजे शुरू होता था। ठीक है, 6 बजे वो किचन में होती थी। ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे उठी, 6 बजे वो किचन में थी। 6 बजे से वो थोड़ा बहुत देर, आधा एक घंटे थोड़ा सा रेस्ट लेती थी दिन में, और उनकी दिनचर्या कब खत्म होती थी, रात के 9 बजे। ठीक है, रात के 9 बजे हमारे घर का सारा काम खत्म हो जाता था। ठीक है, रात के 9 बजे वो अपने बिस्तर पर होती थी। तो पूरे दिन वो काम कर रही है। पापा की ड्यूटी कितनी होती थी, सुबह के 9 बजे वो ऑफिस जाते थे और शाम के 5-6 बजे तक आ जाते थे। तो पापा आधे समय काम कर रहे हैं और मम्मी पूरे समय काम कर रही है। यानी कि 24 घंटे में से केवल वो 8 घंटे सोने वाला उनका हटा दीजिए, बाकी वो काम ही करती रहती है। अगर अब मैं भी अपनी बात करती हूँ कि मैं कहीं बाहर जॉब नहीं करती हूँ। ठीक है, 1-2 घंटे जो समय मिलता है वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ा देती हूँ बस। ठीक है, और बाहर कोई जॉब वॉब नहीं करने का मेरा है। मेरी जो दिनचर्या है वो सुबह के 6 बजे शुरू होती है। ठीक है, सुबह 6 बजे मेरी दिनचर्या शुरू होती है, और मेरी दिनचर्या कब खत्म होती है, मेरी दिनचर्या रात के 12 बजे खत्म होती है। ठीक है, रात के 12 बजे मैं ये पूरा सेट करके सोती हूँ कि भाई आपको सुबह को क्या पढ़ाना है। ठीक है, सुबह उठ के पहले घर का कामकाज निपटा के, फिर बच्चों का सारा निपटा के, फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैं जो पूरे दिन का जो काम कर रही हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ज्यादातर लोगों के दिमाग में। ठीक है, कुछ लोग वैल्यू करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि काम ही क्या है घर में, महिला कर ही क्या रही है। लेकिन ये जो 1-2 घंटे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसको लोग नोटिस करते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे ये बाहर का काम करती है। ठीक है, उस काम की वैल्यू है, लेकिन जो मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो
महिलाओं के साथ ऐसा ही होता आया है। ये टेबल हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं वो बेकार है, क्योंकि जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं वो काम आप पैसे देकर भी नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को खाना दे रही है, सारी चीजें कर रही हैं, उनके पोषण का ध्यान रख रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रख रही है। आप बाहर वालों को पैसे दोगे तब भी वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए चाहे कितने ही रईस व्यक्ति हों, उन सबके यहाँ क्या आपको देखने को मिलेगा, उन सबके यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो घर की महिलाएं हैं वही बच्चों को भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, और बाहर जॉब करती हैं तो जॉब भी संभाल रही हैं, ठीक है, तो सारी चीजें मैनेज कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और देखो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोल रही है। हमारे देश में आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, ठीक है। क्यों सुधार हुआ? क्योंकि हमारे देश के संविधान में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि पढ़ सकते हो आप, ठीक है, आप वोट डाल सकते हो। तो जब अधिकार मिलने लगे तो सुधार होने लगा, ठीक है, महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। आप कहोगे कैसे पीछे हैं? आरक्षण उस व्यक्ति को दिया जाता है, उस नागरिक को दिया जाता है जो पिछड़ा है, ठीक है। आरक्षण देने का मतलब ही ये है कि वो व्यक्ति मुख्य धारा से पीछे है, ठीक है। 33% आरक्षण दिया जा रहा है, का मतलब है कि सारे विभागों में 33% भी महिलाएं नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। कोई अब मैं अगर आपसे यूट्यूब की ही बात करूं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर, ठीक है, आप सारे टीचरों की लिस्ट निकालें तो केवल आपको 10% महिलाएं ही मिलेंगी और 90% आपको पुरुष टीचर मिलेंगे, ठीक है, 90% पुरुष टीचर मिलेंगे, 10% महिलाएं टीचर मिलेंगी। अब देखो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है कि ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर जो महिलाएं वो टीचर ही है ना, लेकिन फिर भी देखो आप कितना अंतर है ना, अंतर। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर पूरे दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें 1-2 सब्जेक्ट ही ऐसा होता है जिसमें महिलाएं पढ़ा रही होती हैं, ज्यादातर सब पुरुष ही पढ़ा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है, हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान है, यानी कि पिता की चलती है घर में, ठीक है, जो बड़े डिसीजन है कौन लेता है, वो पिता लेता है, ठीक है, पिता के पीछे चल रहा है पूरा परिवार, पिता या फिर दादा हम ये कह सकते हैं, जो भी घर में बड़ा पुरुष है उसकी चलती है, ठीक है, यानी कि लड़के की चल रही है घर में, महिलाओं की नहीं चल रही है, ठीक है। पितृ सत्तात्मक हमारे यहाँ की समाज है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। अब कौन कौन से भेदभाव होते हैं ये देख लो। अब देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, ठीक है, यानी कि 100 में से 54 महिलाएं ही पढ़ रही हैं, जबकि पुरुष 46% पढ़ रहे हैं। यानी कि जो माता पिता हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी कि लड़कों को तो पढ़ा रहे हैं, वो लड़कियों को नहीं पढ़ाने पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आप देखोगे सरकारी स्कूलों में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है। क्यों लड़के कम क्यों हैं? आपको ऐसा लगेगा लड़के कम पढ़ते हैं इसलिए लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में लड़कियां हैं। नहीं, लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो उनकी आमदनी 10,000 है और बच्चे की फीस 2,000 है, तो वो 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। वो क्या करेंगे, एक बच्चे को जो उनका लड़का है उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको लगता है ऐसा कि ये पढ़ेगा लिखेगा आगे जॉब करेगा। लड़की को क्या करना है, शादी के बाद घर का काम करना है, तो लड़की को वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने लड़कों को कहाँ भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। तो कई लोग जो है वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आसपास में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए लड़कियां 54% पढ़ रही हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। और पुरुष कितने परसेंट पढ़ रहे हैं? 76%, ठीक है। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम कर पाती है, ठीक है, कदम बढ़ा पाती है। उच्च शिक्षा की ओर से मतलब है 12th के बाद जो वाली जो पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको लड़कियां कम दिखती हैं, लड़के ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होता है कंटिन्यू करने के लिए, और माता पिता चाहते हैं कि जो पैसा है हम लड़के के ऊपर इन्वेस्ट करें, लड़कियों के ऊपर नहीं करें, ठीक है। अब देखो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं ये 2011 के आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन मैं आज की ही बात बता रही हूँ। आजकल ज्यादातर सभी माता पिता फोकस कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने पर, ठीक है, क्योंकि आजकल ज्यादातर घरों में देखने को मिलता है 2 ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी उनके पास पैसा है, थोड़ी भी सी भी कंडीशन ठीक है, तो वो चाहते हैं कि दोनों ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाए, ठीक है। तो ये आंकड़े मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2026 में जो जनगणना होगी इन दोनों ही आंकड़ों में चेंज मिलेगा, ठीक है। लगभग 70% तक लड़कियां आ गई होगी पिछले 10 सालों में साक्षरता की दर में, और जो लड़के हैं उनका और भी ज्यादा रेशो बढ़ गया होगा, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है
कि जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणामों पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली और कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर था या फिर कमतर नहीं था। यानी कि हमें देखने को मिलता है जब 10th का या 12th का रिजल्ट आता है तो कई बार होता है कि लड़कियों के ज्यादा नंबर आए लड़कों से, या कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा तो नहीं आए लेकिन कम भी नहीं है। ठीक है, लड़कियां मतलब लड़के भी इतने पास हुए हैं, लड़कियां भी इतनी पास हुई हैं, परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर क्या होता है कि लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कम रह जाती हैं और लड़के निकल जाते हैं। तो इसमें दे रखा है लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे के लिए बंद हो जाते हैं। किन के लिए? लड़कियों के लिए, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधन संसाधन का मतलब अपने पैसे, ठीक है, जो लोगों के पास जो पैसे हैं वो अपने लड़के लड़की दोनों पर बराबर नहीं खर्च करते हैं, उसकी जगह वो लड़कों पर ज्यादा पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाद में जो लड़का है वो कमा के लाएगा, इसलिए लड़के के ऊपर इन्वेस्ट करो, लड़की तो शादी के बाद घर का ही काम करना है। ठीक है, तो ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारत में औसत एक स्त्री पुरुष, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस मैप को देख लेते हैं। इस मैप में क्या दे रखा है? ठीक है, इस मैप में आपको दिखा रखा है कि कहाँ, एक मिनट, ये जो शो है ये है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट, क्योंकि 2011 में ही लास्ट जनगणना हुई थी, 2011 के बाद नहीं हुई है जनगणना। ठीक है, इसमें बोल रखा है क्या आप इस मानचित्र यानी कि मैप में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? इस जिले में स्त्री पुरुषों का अनुपात कितना है? आप इस अनुपात को अलग रंगों में अंकित करके जिलों से कितने कम या ज्यादा पाते हैं, उन राज्यों की पहचान करें जिसमें बाल लिंग अनुपात 900 से कम है। 900 से कम है का क्या मतलब है? देखो, मान लो कि अगर 1000 पुरुष हैं, ठीक है, मान लो कि अगर 1000 पुरुष हैं तो एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा होगा ना नीचे वाला, देखो मान लो कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 1000 पुरुष में से महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे दे रखा है कि 951 है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 951। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन दे रखा है यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 926 से 950 तक है। यानी कि 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 926 या 950। यानी कि ये पूरा मैप हमें ये दिखा रहा है कि हमारे देश में, भारत में लड़कियों की कमी है। ठीक है, इस मैप में सारी चीजें चेंज, मतलब कितना ज्यादा अंतर है, सॉरी चेंज नहीं, कितना ज्यादा अंतर है कि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पे कितनी है। ठीक है, और कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा कमी है। देखो, अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का भी इसमें दे रखा है कि पुरुष अगर 1000 है किसी भी क्षेत्र में तो महिला 875 ही है। ठीक है, कितनी कमी है? 150 महिलाओं की। ठीक है, इसलिए आजकल हमारे भारत देश में लड़के कुंवारे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि महिलाओं की कमी है। ठीक है, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा कमी है, 875 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, 875, और पंजाब में भी कमी है, जम्मू कश्मीर में भी कमी है, नेपाल भूटान का ये सब दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है? लड़कियों की कमी है और लड़के ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में, नेपाल में इस तरह का कल्चर है कि अगर किसी परिवार में 2 लड़के हैं, ठीक है, तो एक ही लड़की आएगी उनके घर में शादी के लिए। ठीक है, जैसे महाभारत में दिखाया था ना कि 5 पुरुषों के साथ एक द्रौपदी ने शादी की थी। ठीक है, उस तरह का कल्चर है, समाज इसको मान्यता दे रहा है वहां पर, क्योंकि लड़कियों की इतनी कमी है। 2 लड़के एक लड़की से शादी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब 2-3 भाई हैं तो एक ही लड़की से शादी करेंगे, उत्तराखंड में ऐसा चलता है, क्योंकि वहां लड़कियों की कमी है। ठीक है, बाकी लड़के कुंवारे रहेंगे, इससे अच्छा क्या है कि वो मिलजुल कर ऐसे शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो, नेक्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूरी दी जाए, कुछ रह गया, कहाँ रह गया पता ही नहीं चल रहा। 33-34 है, नहीं है? हाँ है तो 34। हाँ, यहाँ से है, एक स्त्री और पुरुष की तुलना में रोज 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं। पर इनको ज्यादा काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, अक्सर उनके काम की कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि घर में कोई काम है ही नहीं। ठीक है, और जॉब झाड़ते हैं घर आके कि हम तो सुबह से शाम तक काम करके आए बाहर और इतने पैसे का काम करके आए, तुमने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो महिला घर में काम कर रही है उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए। जो घर का काम कर रही है, अगर आप बाहर किसी से काम करवाएंगे, उसी काम को, कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन मंजवाएंगे, तो सुबह से शाम तक
तुम्हारे घर के काम करने के लिए कोई 10-12 हजार रुपए लेगा, ठीक है, तो कम से कम उतनी तो आपको वैल्यू उनकी रखनी चाहिए। समान मजदूरी के संबंध में देखो, एक ये दूसरा पॉइंट है कि समान मजदूरी के संबंधित अधिनियम कहा जाता है कि समान काम करने के लिए मजदूरी दी जाए। यानी कि पहले क्या होता था, देखो मनरेगा, नरेगा जो योजनाएं थी, ये सरकार की योजनाएं थी, लेकिन इनमें भी क्या था कि महिलाओं को पूरे दिन काम करने का कम पैसा दिया जाता था, पुरुषों को ज्यादा। मान लो सरकार की जो कुछ भी योजना है उनमें महिला पुरुष दोनों मजदूर हैं, ठीक है, यानी कि उसी काम को करने के अगर पुरुष को 250 रुपये मिल रहे हैं तो महिलाओं को 200 ही दिए जाते थे, ठीक है। गांव में भी ऐसा होता है कि महिलाओं को जब काम करने के लिए बुलाया जाता है खेतों में या कुछ भी, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का अन्याय है। काम तो तुम ले रहे हो, काम तो वो 8 घंटे कर रही है, जितना पुरुष कर रहा है उतनी कर रही है, लेकिन आप पैसे कम दे रहे हो। और बहुत सटीक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा दुकानों पे जो ज्यादातर आजकल दुकानों पर जो काम करने वाले हैं वो महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, ठीक है, क्योंकि महिलाएं 5-6 हजार में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। कपड़ों की तय बनाना, कपड़ों की दुकान पर काम करना, या ऐसे छोटे छोटे काम, है ना। और ये जो टीचिंग वाली लाइन है, जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर महिलाएं हैं, और इनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, 5-10 हजार रुपये मिलते हैं बस। काम पूरा 8 घंटे का ही ले रहे हैं उनसे, ठीक है। सुबह के 8-7 बजे उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है और 2-3 बजे तक उनको छोड़ते हैं, ठीक है। पूरे 6-7 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं वो, और उसके बदले में उनको कितने पैसे दे रहे हैं, 5-10 हजार रुपये। बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं प्राइवेट स्कूलों में, ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में 5-10-15 हजार बस इतने ही मिलते हैं, काम इतना ले रहे हैं, लेकिन पुरुष को उसी 8 घंटे काम करने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो महिलाओं की तनख्वाह में पुरुषों की तनख्वाह में अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, लेकिन अब नहीं है, भारत सरकार की जो भी योजना है उसमें स्त्री पुरुषों को बराबर पैसे दिए जाते हैं, अभी अंतर नहीं देखने को मिलता है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के तरीके की मानसिकता पनपती है। यानी कि कई जगह ऐसा देखा जाता है, राजस्थान में, हरियाणा में तो खासकर, कि लड़कियां पैदा हो गई तो उनको मार देते हैं, ठीक है, कि इनको कौन पालेगा, इनकी शादी करेंगे, पैसे वैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इनको मार दो, खत्म करो, ठीक है। लड़कों को जीवित रखते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना, 1,000 पुरुष पे 875 महिलाएं हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बुरा हाल हमारे पूरे देश में हरियाणा का है। क्यों है? क्योंकि वहां पैदा होते ही लड़कियों को मारने की प्रथा थी पहले, अब बंद करी है बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो वहां पर ऐसी प्रथा थी और उस प्रथा को अब बंद करा गया है, क्योंकि हर साल, साल दर साल जो लड़कियों की संख्या है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग कम आ रही थी। तो जब ये रेशो हिलता है, लड़के ज्यादा लड़कियां कम, या लड़कियां ज्यादा लड़के कम, तो ये जो रेशो हिलता है तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है समाज में। क्योंकि जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही, ठीक है, अब 1,000 पुरुष है, महिलाएं 875 ही है, तो 150 पुरुषों की कमी है, महिलाओं की कमी है। अब 150 पुरुषों की शादी होगी नहीं तो क्या होगा, अब वो बाहर की लड़कियों को छेड़ेंगे या उनको किडनैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का तो दिमाग खराब हो ही गई, उनकी शादी नहीं हो रही, तो इस तरह की अपराध बढ़ते हैं। इन अपराधों को कम करने का एक ही तरीका है कि स्त्री और पुरुष कैसे रहें, समान रहें, ठीक है। यानी कि 1,000 किसी राज्य में 1,000 पुरुष है तो 1,000 ही महिला होनी चाहिए, ताकि सारी चीजें स्मूथली चलती रहे। नेक्स्ट है, इससे देश का लिंग अनुपात, यानी कि प्रति 1,000 लड़कों और लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गई। यानी कि अगर हम पूरे देश का टोटल लगाएं तो 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 919, ठीक है। साथ साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 के नीचे ही चला गया है, ठीक है। सबसे बुरी कंडीशन कहाँ है, हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा में लंबे समय से लड़कियों को मार दिया जाता है पैदा होने के तुरंत बाद। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित है, ठीक है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उनके साथ मारपीट और अन्य तरह की घरेलू हिंसा उनको झेलनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पर दी हुई है। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या। देखो यहाँ पर एक दिया गया है, नार्डिक देश, ठीक है, वहां पर संसद में महिला कितनी है, 42%, अमेरिका में 29%, 29.5%, ठीक है, यूरोप में 26.4%, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में 23%, एशिया में 19%, 19.8%, ठीक है, पैसिफिक में 8.6%, अरब मुल्क में 15.6% और भारत में 11%, ठीक है। यानी कि इन सब देशों से भारत कितना पीछे है। यानी कि भारत में महिलाओं को जरूरत है कि वो संसद में जाएं, यानी राजनीति में जाएं। इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, और जो मैंने आपको बताया 33% का आरक्षण इसलिए दिया गया है कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी हर चीज में होनी चाहिए, ठीक है। भारत में महिलाओं का
प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या आप इसके कुछ कारण बता सकते हैं? इसका यही मेन कारण है कि महिलाएं अपने लिए आवाज नहीं उठाती हैं। जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में तब मदद कर पा रहे थे अर्जुन की, जब अर्जुन ने खुद गांडीव उठाया, खुद धनुष बाण उठाए। ठीक है, तब जब तक उसने हथियार नहीं उठाए, जब तक कहाँ मदद करी श्री कृष्ण ने। अगर भगवान डायरेक्ट किसी की मदद कर पाते तो क्या होता? जिस दिन चीर खींचा था, ठीक है, मतलब जिस दिन द्रौपदी की साड़ी से हाथ लगाया था दुशासन ने, उसी दिन उसको मार देना चाहिए था श्री कृष्ण भगवान को, है ना, कि भाई आज ये इस महिला के साथ गलत हुआ है तो आज इसकी गर्दन काट दो। डायरेक्ट मदद नहीं करी भगवान ने भी बोला कि तुम अपने लिए खुद खड़े हो, तब मैं पीछे से तुम्हें पुश करूंगा, तुम्हें जिताऊंगा। कब जिताऊंगा? जब तुम खड़े होगे। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? जिस दिन द्रौपदी की भली सभा में इंसल्ट हुई, ठीक है, उसके लिए गलत शब्दों का यूज हुआ, उसके कपड़े खींचे गए, उसी दिन गर्दन काट देते सुदर्शन चक्र से। ठीक है, उनको कौन रोकने वाला था? वो तो भगवान थे। लेकिन हमारी महाभारत हमें ये सिखा रही है कि जब तक हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक कोई हमारे लिए कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो पांडवों ने खुद तैयारी करी युद्ध की, युद्ध में खड़े हुए, तब जाके धर्म की रक्षा हुई, और जो अधर्मी ही थे, जो दुर्योधन था, जो दुशासन था, वो सब मारे गए। ठीक है, तो कब हुआ? जब वो खुद अपने लिए खड़े हुए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके साथ कोई भी शोषण हो रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तब तक आपका भगवान साथ नहीं देंगे जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे। ठीक है, आपको अपने लिए पहले आपको बोलना पड़ेगा, पीछे से भगवान आपके कंधे पर हाथ रखेंगे कि ठीक है भाई चल, आगे तू चल, पीछे मैं तेरे साथ हूँ। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, हार नहीं माननी है, और भगवान के ऊपर बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि भगवान के पास तुम ही एक अकेले नहीं हो, उनके पास बहुत सारे काम है। ठीक है, आप ये सोच के बैठे हो कि भगवान आएंगे हमारी रक्षा करेंगे, तो वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भगवान के भरोसे मत बैठना, मैं खुद कह रही हूँ इस चीज को। भगवान आपकी मदद तब करेंगे जब आप आगे चलोगे, भगवान पीछे आपके कंधे पर हाथ रखकर बोलेंगे कि चलो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। है ना, अर्जुन का भी साथ दिया था। कब दिया था? जब वो खुद चला था। है ना, तो बोलना किसको पड़ेगा? खुद को ही बोलना पड़ेगा। महाभारत में द्रौपदी की भी गलती थी, जब उसको दांव पर लगाया जा रहा था। ठीक है, जब उसके लिए ये सारी चीजें हुई, तो उसे अपने पतियों से पूछना चाहिए था कि भाई मैं स्त्री हूँ, तुम्हें किसने अधिकार दिया मुझे जुए में हराने का? मैं कोई वस्तु थोड़ी हूँ, मैं तो इंसान हूँ। सांसें चल रही है जैसे तुम्हारी चल रही है, वैसे मेरी चल रही है। जैसे तुम खाना खा रहे हो, वैसे मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी महिला अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए कोई वस्तु नहीं है। उसको कोई बेच नहीं सकता, उसको कोई दांव पर हरा नहीं सकता, उसके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। जब शादी द्रौपदी की किसके साथ हुई थी? अर्जुन के साथ हुई थी। ठीक है, उनकी माँ ने बोला कि ठीक है पांचों भाई, उन्होंने बोला कि माँ कुंती से बोला उन भाइयों ने कि देखो माँ, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। तो माँ ने बिना देखे ही बोल दिया कि ठीक है पांचों भाई आपस में बांट लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, माँ ने बोल दिया हम बांट लेते हैं। द्रौपदी को बोलना चाहिए था बांटने से क्या मतलब है, मैं महिला हूं और मैंने इस पुरुष से शादी करी है, केवल अर्जुन से शादी करी है, तुम पांचों से नहीं करी है, केवल एक पुरुष से शादी करी है जो अर्जुन है। तो मैं किससे शादी करूंगी? अर्जुन से। किसके साथ रहूंगी? अर्जुन के साथ। तो द्रौपदी को इस चीज का विरोध करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं केवल अर्जुन के साथ रहूंगी। तो ये सारी महाभारत होती नहीं, क्योंकि अर्जुन तो उसको दांव पर लगाता नहीं, चौसर खेलता नहीं। खेलता कौन? युधिष्ठिर। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महाभारत में कि जो चौसर खेला गया, ठीक है, जो जुआ खेला गया, जो सारी बेइज्जती वहां द्रौपदी की हुई, उसके लिए केवल दुशासन, केवल दुर्योधन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो पांचों पांडव भी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? कि चलो मान लो गलती युधिष्ठिर से हुई, तो उन चारों ने युधिष्ठिर की हमें हाँ क्यों मिलाया? बोलना चाहिए था कि भाई हम कोई वस्तु थोड़ी है, तुम हमें कैसे हार रहे हो? हम अलग हैं, तुम अलग शरीर हो, हम अलग शरीर हैं। माना कि आप हमारे बड़े भाई हो, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, लेकिन आप हमें बेच कैसे सकते हो? आप हमें गुलाम कैसे समझ सकते हो? तो या फिर पत्नी तो हम पांचों की है, तुमने अकेले अकेले ही तुमने ये अधिकार क्यों समझ लिया कि तुम उसको जुए में हरा सकते हो? तो कहीं ना कहीं पांडवों को भी विरोध करना चाहिए था, उन पांचों चारों भाइयों को भी दुर्योधन के खिलाफ खड़े होना चाहिए था, बोलना चाहिए था। तो आप जब तक नहीं बोलोगे, भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो बोलना आपको ही पड़ेगा। नेक्स्ट है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं का राजनीति में किस तरह से प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, यानी कि महिलाएं किस तरह से राजनीति में आ रही हैं। थोड़ा तेजी से लेके चलेंगे, मुझे पता है कि देर काफी ज्यादा हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ
समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक महिलाओं का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। यानी कि महिलाएं जो अपने अधिकार क्षेत्रों के लिए लड़ रही थी, आंदोलन कर रही थी, महिला अपने लिए जो आंदोलन कर रही थी उसको ही तो नारीवाद बोलते हैं। तो आंदोलनों को क्या निष्कर्ष निकला, उन्होंने बोला कि भाई हम नारियों को संसद में भी आना चाहिए, तभी तो हम नारियों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो समाज के लिए अच्छा काम कब कर पाएंगे, जब हम भी संसद में आएंगे। तो ये निष्कर्ष निकाला गया। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी रहे। चुने हुए प्रतिनिधि कौन, एमएलए, एमपी, प्रधान, ये सब में भी कौन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, तभी इन सारे शोषणों से मुक्ति मिलेगी। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। विधायिका से मतलब क्या है, संसद में और विधानसभाओं में। राज्य में क्या होता है, विधानसभाएं होती हैं, और केंद्र में क्या होता है, यानी कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो क्या होता है, संसद होती है। तो विधायिकाओं में जब महिलाओं का अनुपात बढ़ेगा तभी ये सारी चीजें खत्म होंगी। तो अभी फिलहाल क्या है, बहुत कम है। जैसे कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14% तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कि पहली बार 2019 में ऐसा हुआ कि 14% तक पहुंची। कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना, एक मिनट कुछ नीचे रह गया है ना, हाँ नीचे रह गया, 14% तक पहुंच सकी। राज्यों की विधानसभाओं में यह प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ठीक है, यानी कि राज्य में अगर हम देखें तो महिलाएं 5% से भी कम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि 2009 में संसद में महिलाओं की संख्या कितनी थी, उस 19 में। ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं में कितनी थी, 5% कुल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। अभी मैंने ग्राफ में दिखाया कि भारत इतने सारे देशों से पीछे है। ठीक है, भारत में इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप, 2 महाद्वीप है ना, एक को बोला गया उत्तरी अमेरिका, एक को बोला गया दक्षिणी अमेरिका। तो हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के कई देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, और मंत्रिमंडलों में अब भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें, भारत के आज के मंत्रिमंडल में, ठीक है, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, आज के मंत्रिमंडल में भारत में कितनी महिलाएं, एक महिला, क्या नाम है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, वित्त मंत्री है हमारे यहाँ की। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो केवल एक महिला है, बाकी सारी कौन है, पुरुष है। जबकि महिलाएं आधी होनी चाहिए, आधी ना तो चौथाई तो होनी चाहिए, 1/4 तो होनी चाहिए, कैबिनेट तक तो पहुंचनी चाहिए। तो ये सारी समस्या है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानून के रूप में एक उचित हिस्सा तय कर देना होगा, यानी कि आरक्षण। ठीक है, कि भाई इतने % महिलाएं भी होंगी, उचित हिस्सा तय करना होगा। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय सरकार यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में, पंचायती राज में मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, पंचायत का होती है गांव स्तर पर होती है पंचायत, और नगर के स्तर पर यानी कि शहरों में क्या होती है, नगर पालिका होती है। नगर पालिका में 3/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यानी कि जब प्रत्याशी खड़े होंगे किसी भी पद के लिए तो वहां पर कितनी होंगी, 33% महिलाएं होंगी। 1/3 या 33% एक ही बात है। नेक्स्ट है, आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, ये जो आरक्षण दिया गया इससे क्या फायदा हुआ कि 10 लाख तक पहुंच गई महिलाओं की संख्या। ठीक है, पहले नहीं थी, लेकिन आरक्षण से, ठीक है, जो 2019 में जो आरक्षण दिया गया, 2019 के बाद से जो आरक्षण देने की परंपरा आगे बढ़ रही है, आरक्षण दे देके महिलाओं को आगे लिया जा रहा है, उसकी वजह से महिलाएं कितनी होगी, 10 लाख से ज्यादा, यानी कि 10 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रधान, उप प्रधान या वार्ड मेंबर है। ठीक है, या किसी भी शहर की पार्षद है या किसी भी शहर की मेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला संगठन और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्यसभाओं की भी कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले महिलाओं को नगर पालिका और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आरक्षण दिया। बाद में क्या हुआ, 2000, देखो इसमें डेट भी दे रखी है यहाँ पर, संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया कि कई दशकों से वह लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कौन से नियम के तहत ये चीज दी गई है, कौन सा नियम है, एक मिनट पूरा कर लेते हैं, कौन सा नियम है, नियम का नाम है 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, क्या नाम है, महिला
आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसमें इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभाओं में के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब सारे पूरी राजनीति में 33% क्या रहेंगी, महिलाएं रहेंगी। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीति रूप देने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि हमने लैंगिक विभाजन से क्या समझा कि महिलाओं को बराबरी में आना चाहिए, कहा आना चाहिए, संसद में आना चाहिए। तो लैंगिक विभाजन का समाज में ये एक फायदा हुआ, क्या हुआ कि महिलाओं को भी अब आरक्षण देके बराबरी पे लाने की कोशिश हो रही है। कहाँ लाने की कोशिश हो रही है, संसद में, विधानसभाओं में। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, यानी कि जब चुनाव हुए तो नेताओं ने क्या बोला कि भाई हम महिलाओं, हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए 33% आरक्षण करेंगे। ठीक है, तो दूसरों ने भी बोला कि भाई हमें भी वोट दो, हम भी तुम्हारे लिए 33% आरक्षण करेंगे। तो जो 33% आरक्षण की बात कर रहा था, महिलाओं ने उनको वोट दी। ठीक है, जब वो नेता बने तो उन्होंने फिर 33% आरक्षण किया। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को फायदा हुआ कि वोट के चक्कर में नेताओं ने क्या किया, उनको लाभ पहुंचाया, 33% आरक्षण हुआ, मिल गया। ठीक है, तो कोई भी वंचित वर्ग जो होता है इस तरह का, उसको लाभ होता है किसकी वजह से, राजनीति की वजह से, है ना, राजनीति की वजह से। राजनीति में जो नेता वगैरह होते हैं वो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे विभागों का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठाया जाए तो उनको लाभ मिलना संभव था? नहीं था। ठीक है, राजनीति में ये चीजें आई, फिर इनके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, आरक्षण देके आगे लाया गया, तभी सारी चीज सॉल्व हो पाई। अगर राजनीति नहीं घुसती इसमें, लिंग में, ठीक है, लिंग का जो विभाजन है हमारे देश में, अगर इसमें राजनीति नहीं घुसती, ठीक है, इसमें वोट बैंक नहीं घुसता, तो महिलाओं को ये सारी चीजें नहीं मिलती। और मेरी खुशी का जो कारण है वो ये है कि चलो किसी भी बहाने से ही महिलाओं को अधिकार तो मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी इस चीज का फायदा है। कैसे फायदा है कि आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो बहनें हैं, उनको इस तरह का सुख मिलेगा, उनको शोषण से मुक्ति मिलेगी। कब मिलेगी, जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं खुश रहेंगी। देखो, हर पुरुष महिलाओं से भी जुड़ा हुआ है ना। हर पुरुष की कोई ना कोई माँ है, कोई ना कोई बहन है, और कोई ना कोई उसकी पत्नी है, कोई ना कोई उसकी बेटी है। तो ये सारी चीजें पुरुष भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन सारी चीजों से जुड़ा है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। हर आदमी ये चाहता है कि जो सुख सुविधाएं मुझे ना मिली, जो सुख सुविधाएं मेरी वाइफ को नहीं मिली, वो सारी सुख सुविधाएं मेरी बेटी को मिली। हर आदमी ये चाहता है। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कुछ ना मिले। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि जो सुविधाएं मेरी वाइफ को नहीं मिली है, ठीक है, वो सुविधाएं मेरी बेटी को ना मिले। नहीं, हर पुरुष ये चाहता है कि जो सुविधाएं ना मेरी बहन को मिल पाई किसी भी वजह से, मैं नहीं दे पाया, समाज नहीं दे पाया, मेरी पत्नी को नहीं मिल पाई किसी भी वजह से, लेकिन भविष्य में जाके मेरी बेटी का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, और उसको ये सारी सुविधाएं मिले। तो इस तरह की चीजें समाज में अच्छा संदेश लेके आती है। देखो, इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में हम देखेंगे धर्म किस तरह से हमारे समाज में विभाजन कर रहा है, किस तरह से हमारे देश का जो धार्मिक विभाजन है, ठीक है, सामाजिक धार्मिक विभाजन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे किस तरह से है। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने इस पार्ट में जाना था, कि इसकी वजह से, धार्मिक विभाजन की वजह से राजनीतिक पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है या पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। जैसे लिंग असमानता में तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, बाद में महिलाओं को अधिकार मिल गए सारे। ठीक है, धीरे धीरे और भी अधिकार मिलेंगे आगे आगे। राजनीति की वजह से ये फायदा हुआ, लेकिन क्या धर्म की वजह से, धार्मिक विभाजन की वजह से देश को या देश के अन्य धर्मों को कोई फायदा होता है या नहीं होता है? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से विस्तार से देखेंगे सेकंड पार्ट को भी। इस फर्स्ट पार्ट को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट से जुड़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, प्लीज मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।